हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने भारत के मध्यकालीन इतिहास के पार्ट 3 वीडियो में खिलजी वंश को अच्छे से समझ लिया था। अगर आप हमारा पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या तो आप सीधे प्लेलिस्ट पर जाकर के पार्ट 3 वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम लोग तुगलक वंश को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं, देर न करते वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में पढ़ा था कि खिलजी वंश के लास्ट में कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था खुसरो खां। होता है क्या है कि खुसरो खां के ऊपर एक बंदा अटैक करता है, और अटैक करने के बाद वो गद्दी पे खुद बैठ जाता है। उस बंदे का नाम रहता है गयासुद्दीन तुगलक। वो क्या करता है कि खुसरो खां यानी खिलजी वंश के अंतिम शासक पर आक्रमण बोलता है, और आक्रमण बोलने के बाद वो क्या करता है, खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और ये अटैक वो करता है 1320 में। किसके ऊपर अटैक करता है? खुसरो खां के ऊपर। खुसरो खां खिलजी वंश के अंतिम शासक रहते हैं, इनके ऊपर अटैक करता है गयासुद्दीन तुगलक, और अटैक करके क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर खुद बैठ जाता है। इस प्रकार अगर हम दिल्ली के शासनकाल की बात करें तो दिल्ली का शासनकाल 1320 से प्रारंभ होता है और 1398 ईस्वी तक जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में जो मंगोल थे वो बार बार दिल्ली सल्तनत पे क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा कि जो इसके पहले जो शासक थे उस पर भी मंगोल क्या करते थे, अटैक करते थे, और मंगोलों ने इसके ऊपर भी अटैक किया। इट मीन्स मंगोलों ने गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर भी अटैक किया। एक दो बार नहीं बल्कि पूरा 29 बार अटैक किया, और हर बार विफल रहे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक क्या था, एक बहुत ही प्रभावशाली शासक था, और ये उनके अटैक को सफल नहीं होने दिया। ठीक है, तो देखिए, इसने 29 बार, मतलब इसने माने क्या, इसने 29 बार, इसने माने गयासुद्दीन तुगलक, इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक एक पहला शासक था जिसने सिंचाई करने के लिए कुआं बनवा दिया, नहर खुदवाया। मतलब ये एक पहला बंदा था जिसने ऐसा काम किया। तो देखते हैं। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं और नहर के निर्माण किए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वो पहला कौन सा मुस्लिम शासक था, वो पहला कौन सा शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए, नहर खुदवाए। ठीक है, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। देखिए, इसने क्या किया कि इसने एक सिटी, एक शहर बनाया, एक नया नगर बनाया। उस नगर का नाम था तुगलकाबाद, यानी तुगलकाबाद। ठीक है, तो इसने तुगलक के नाम से एक शहर बनाया, उस शहर का नाम था तुगलकाबाद। और इसने क्या किया कि तुगलकाबाद में एक दुर्ग बनाया, उस दुर्ग को बोलते हैं 56 कोट का दुर्ग। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। हम लोग जानते हैं इस वंश का नाम था तुगलक वंश। तो तुगलक के नाम से उसने एक सिटी बनाई थी। इसने तुगलकाबाद नामक एक शहर, एक नगर स्थापित किया, जिसमें इसने क्या बनाई, 56 कोट का दुर्ग बनाया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चलते आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौटता है, ये बंगाल में एक अभियान होता है, उस अभियान में ये जाता है, और जब ये वहाँ से बैक करता है ना, तो रास्ते में जूना खां नाम का एक शासक रहता है, वो इसको अपने यहाँ बुलाता है, इनवाइट करता है फंक्शन पे। मतलब ये जब रास्ते से आता है तो ये इनवाइट कर लेता है उसको अपने महल में। और जूना खां जो महल बनवाया रहता है वो महल रहता है लकड़ी का, और जूना खां पूरी तरीके से प्लानिंग करता है कि इस लकड़ी के महल में इनको गिरा के इनको मार देना है। ठीक है, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, उसका जो मिशन रहता है वो कामयाब होता है। इट मीन्स 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब जूना खां ने एक साजिश रची। क्या साजिश रची? तब जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। ये सारा जो करा धराया था ये किसका था? ये था जूना खां का। मतलब सब प्लानिंग की थी इसने, और इसने प्लानिंग के अनुसार क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया। ठीक है, अब जब 1325 में ये मारता है, तो अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की, तो वो बेचारा 1320 में आता है और 1325 में वो मर जाता है।
इसके बाद जूना खां गद्दी पर बैठता है, और एक्चुअली में जो जूना खां का नाम रहता है वो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो जूना खां जब इसको मारता है तो 1325 में क्या करता है, ये गद्दी पे बैठता है, और किस नाम से बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है, मतलब ये वंश चेंज नहीं करता है। देखिए, जूना खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या करता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कौन बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक अभी तक जितने भी शासक थे, अभी तक नहीं, पूरे मध्य भारत में, मतलब मध्यकालीन भारत में जितने भी मुसलमान शासक थे, उन शासकों में सबसे ब्रिलियंट, सबसे योग्य, सबसे शिक्षित अगर कोई था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत टैलेंटेड था, इसी का ये थोड़ा सनकी भी था, लोग उसको पागल भी बोलते थे। तो देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत के शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित था, सबसे अधिक योग्य था, और सबसे अधिक ज़्यादा विद्वान था। मतलब इसके अंदर ये तीनों क्वालिटी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्वालिटी थी, इसलिए इसके अंदर अहंकार था, और अहंकार होने के कारण ये सनकी हो गया था, ये क्रूर हो गया था, और सनकी क्रूर हो जाने के कारण ना लोग इसको पागल बोलते थे, स्वप्नशील बोलते थे, रक्त पिपासु बोलते थे। ठीक है, देखिए, सनकीपन, क्रूर होने के कारण जनता इसको पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहती थी। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए, इसने कृषि के विकास के बारे में बहुत सारा प्रयास किया, और इसने कृषि विकास के लिए एक संस्था बनाई। मतलब अभी तो कोई संस्था नहीं थी, इसने एक स्पेशल संस्था बनाई कि इस संस्था के थ्रू कृषि का विकास किया जाए। उसकी संस्था का नाम था अमीर-ए-कोही। अमीर-ए-कोही नाम की एक संस्था बनाई, और इस संस्था के थ्रू क्या हो रहा था, कृषि में विकास हो रहा था। ठीक है, अब फिर आगे क्या हो रहा है कि ये चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी शासक आ रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, राजधानी को चेंज कर रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, राजधानी को चेंज किया। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा दी, और दिल्ली से हटाकर ये राजधानी बनाता है देवगिरी को, और बाद में फिर क्या करता है, देवगिरी का नाम भी बदल देता है, और नाम बदल के कर देता है दौलताबाद। तो देख लेते हैं। देखिए, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से ही देवगिरी बना दी, और देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया, दौलताबाद। ठीक है, समझिए आप ध्यान से। देखिए, जो पहले के मुसलमान थे वो क्या करते थे कि जो हिंदू नाम रहता था, हिंदू नाम को चेंज करके मुस्लिम नाम में कन्वर्ट कर देते थे। तो ये बहुत गलत काम करते थे। उसी को देख करके इसमें जो योगी जी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम नाम को चेंज करके हिंदू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। वो उन्हीं सबको देख के वो कर रहे हैं कि वो हिंदू नाम को मुस्लिम नाम में क्यों कन्वर्ट किए, तो इसीलिए वो जो पहले था वो वैसा बना रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ये क्या करता है कि ये अपने दरबार में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में पीतल और तांबे का सिक्का चलवाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है कि पीतल तांबे का सिक्का किसने चलवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका का एक व्यक्ति इंडिया में आता है, उसका नाम रहता है इब्न बतूता। वो आता है 1333 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इब्न बतूता है वो एक पुस्तक लिखता है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रहती है, उस पुस्तक का नाम रहता है रेहला। तो इब्न बतूता एक पुस्तक लिखता है, पुस्तक का नाम रहता है रेहला, और रेहला पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, फिर बाद में उसको दूत बना करके भेज देता है चीन में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए, इसके शासन काल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर 1342 ईस्वी में चीन भेज दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते आगे देखते हैं। मैंने आपको जिससे पहले बताया कि इब्न बतूता ने रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जाता है सिंध, तो रास्ते में थट्टा के निकट एक स्थान पड़ता है गोडाल, तो गोडाल में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देख लेते हैं इसको। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, देखते ध्यान से। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आया होगा। चलते आगे देख लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि इसी के शासनकाल में, इट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या होता है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में दो भाई रहते हैं, एक का नाम हरिहर, एक का नाम बुक्का रहता है।
और ये क्या करते हैं, एक नगर बनाते हैं, उस नगर का नाम रहता है विजयनगर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई रहते हैं जो क्या करते हैं, विजयनगर की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उसका साथ साथ उसको नोट्स बनाने चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उसकी मृत्यु होती है तो गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक। और मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह जो तुगलक है इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है, एक तो थट्टा में होता है और एक दिल्ली में होता है। पहले थट्टा में होता है और फिर दिल्ली में होता है, और उसका 1351 में ही 2 बार राज्याभिषेक होता है। जो पहला राज्याभिषेक होता है वो होता है थट्टा में, और दूसरा जो होता है वो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के गद्दी पर क्या करता है, बैठता है, ठीक। लेकिन ये क्या किया कि ये जजिया कर पहली बार लगाया ब्राह्मणों पर अभी तक कभी किसी ने जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन ये पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पे क्या किया, जजिया कर लगाया। देखते हैं, देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला मुसलमान था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पहला मुसलमान कौन था, फिरोज शाह तुगलक, जो क्या करता है, ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाता है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि अपने समय में बहुत सारे नए नए नगर बनाता है, मतलब ये लगभग 300 नए नगर बनाता है। और उन 300 नए नगरों में 4-5 नए नगर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछता है कि इस नगर की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ये जो 5 नगर है इसको देख लेते हैं। देखिए इसने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें प्रमुख है कौन, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, ठीक है। तो ये जो 5 नए नगर है, ये 5 नए नगर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ये क्या करता है। ये दिल्ली में ही एक दुर्ग बनवाता है, उस दुर्ग का नाम रहता है कोटला फिरोज शाह दुर्ग। देखिए सिंपल है भाई, जिसमें फिरोज आ रहा है वो यही किया है, ठीक है। तो दिल्ली में जो ये दुर्ग बनवाता है उसका नाम रहता है कोटला फिरोज शाह दुर्ग, ठीक। अब क्या करता है कि ये मुस्लिमों, चूँकि ये मुस्लिम था तो मुस्लिमों के लिए बहुत सारा काम किया। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए, और जो विधवा थी उस समय, और जो लड़कियां थी, इन सब के लिए ये क्या किया, ये एक संस्था की स्थापना की जिसके थ्रू वो उन लोगों की सहायता करता था। अब ये संस्था क्या थी, तो संस्था का नाम था दीवान ये खैरात, ठीक है। देखते हैं इसको। देखिए इसने मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए और लड़कियों के लिए की सहायता के लिए दीवान ये खैरात की स्थापना की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था ये अपनी आत्मकथा खुद लिखा था, ठीक है। और इसने अपनी आत्मकथा लिखी, इसकी आत्मकथा का नाम था फतुहात ये फिरोज शाही। इसने अपनी आत्मकथा लिखी और आत्मकथा का नाम था फतुहात ये फिरोज शाही, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था, फतुहात ये फिरोज शाही। और अगर हम इसके मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है 1388 ईस्वी में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके मृत्यु होने के बाद एक बंदा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम रहता है नसरुद्दीन महमूद, और यही तुगलक वंश का अंतिम शासक भी रहता है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। नसरुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और ये कब बैठता है, 1388 में, जब उसकी मृत्यु होती है तब ये गद्दी पर बैठता है। और ये 88 से लेकर के 98 तक गद्दी पर बैठा रहता है, यानी 10 साल ये क्या करता है, दिल्ली पर शासन करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि नसरुद्दीन जो ये रहता है, इसका नाम नहीं कह पा रहा हूँ मैं, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसके ऊपर 1998 में एक बंदा अटैक करता है, उसका नाम रहता है तैमूर लंग। वो इस पे आक्रमण करता है और दिल्ली हथिया लेता है, दिल्ली की गद्दी पे खुद बैठ जाता है। देखिए 1398 में तैमूर लंग नसरुद्दीन महमूद तुगलक पर आक्रमण करता है और दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, ठीक है। देखिए 1998 के बाद 1998 में ही खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया तुगलक वंश। 1998 में जब इसके ऊपर तैमूर लंग आक्रमण किया तो इधर दूसरा वंश स्टार्ट होने वाला है,
मतलब पूरी तरीके से 1998 लिखा है क्या? ओहो, यहाँ पे 1998 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1398, यहाँ भी रहेगा 1398, ठीक है। तो 1398 में जब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के ऊपर अटैक करता है तैमूर लंग, जब इसके ऊपर अटैक होता है तो क्या होता है, ये हार जाता है और तैमूर लंग क्या करता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अब जब तैमूर लंग गद्दी पर बैठता है तो तैमूर लंग अपना कोई वंश नहीं बनाता है और ये बेचारा 1398 से 1413 तक शासन करता है, मतलब लगभग मिला के 15-19 साल शासन करता है, लेकिन इसका अपना कोई वंश नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये भारत छोड़ के भाग जाता है। तो देखते हैं 1398 से लेके 1413 तक तैमूर लंग शासन करता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो इंडिया छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन जब वो भारत से जाता है तो भारत से जब वो जाता है तो उसका एक वजीर रहता है जिसका नाम रहता है खिरिज खां। तो वो क्या करता है कि अपने वजीर खिरिज खां को सब राजभार सौंप के चला जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे, तब वह पूरा राज खिरिज खां को क्या करता है, सौंप के चला जाता है। और जब वो खिरिज खां को अपना पूरा राजभार सौंप के जाता है तो खिरिज खां क्या करता है, अपना एक वंश बनाता है और खिरिज खां के वंश को बोलते हैं सैयद वंश, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग होती है सैयद वंश की, और सैयद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में, ठीक। तो अगर आपको पार्ट 4 नहीं मिल रहा होगा नीचे, तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पार्ट 4 का, आप वहां से जाके पार्ट 4 देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा हमारा ये वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप ही के कमेंट से मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।